हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी का एक पेपर जो कि फेब 2023 में हुआ था। जनरली पेपर दिसंबर नवंबर में होते, बट ये डिलेड था सेमेस्टर, तो फेब में हुआ था। सो लेट अस चेक आउट दी पेपर फर्स्ट। तो ये हमारा प्यारा सा पेपर है, छोटा सा। इसमें आप देखोगे मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ही है, कुछ थियरी पार्ट भी है, उनको भी हम शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते क्या दिया है। 5-5 मार्क के क्वेश्चन है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। कैलकुलेट दी टोटल पावर P विच इज नथिंग बट वॉट मीटर्स के रीडिंग W1 प्लस W2 होता है and readings of two wattmeter W1 and W2 to measure power in three-phase balanced load if apparent power is 15 kVA। apparent power को हम यहाँ पे S से डिनोट करते हैं। सो apparent power इन लोग ने दिया हुआ है 15 kVA। apparent power का फॉर्मूला क्या होता है? तो इट इज √3 VL IL। एक्टिव पावर P पूछा रहता तो √3 VL IL cos phi होता, और रिएक्टिव पावर Q पूछा रहता तो वो होता √3 VL IL sin phi। तो यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमको VL IL मिल जाएगा विच विल बी नथिंग बट S बाय √3। तो इसको 15 बाय √3 हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते क्या आएगा। 15 बाय √3 इज 5√3 विच इज 8.66 kVA। इसको मैं क्यों लिख रहा हूँ इस तरह से? क्योंकि हम इसको आगे यूज करने वाले हैं। सेकेंड चीज इन लोग ने जो दिया हुआ है वो है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर यहाँ पे है 0.8 लैगिंग। तो पावर फैक्टर यानी cos phi वो हमको दिया है 0.8 लैगिंग। तो यहां से आप phi कैलकुलेट कर सकते हो, जो आ जाएगा cos इनवर्स 0.8। तो cos इनवर्स 0.8 ये हो जाएगा 36.869 है, तो इसको हम 87 डिग्री ले लेते। तो अब नेक्स्ट क्या करें? तो हमें टोटल पावर चाहिए जो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके दो फॉर्मूला है पावर के। तो पावर आप कैलकुलेट कर सकते हो P इज इक्वल टू √3 VL IL cos ऑफ phi। सो √3 इंटू ये हमें मिला 8.66 kVA, यानी किलो में लिखेंगे, और cos phi हमारे पास ऑलरेडी है 0.8। तो टोटल पावर हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, या इंडिविजुअल वॉटमीटर्स के कैलकुलेशन करके हम उसको ऐड भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला से हमें देखते क्या मिलता है। √3 इंटू 8.66 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं ताकि किलो में डायरेक्टली लिख सकूं। तो ये आ गया 11.999 यानी 12 किलो वॉट। तो ये हमें मिल गया टोटल पावर। अब हम वॉटमीटर्स के रीडिंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉटमीटर के रीडिंग्स ध्यान से समझिएगा। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है? तो इट इज VL IL cos ऑफ 30 minus 5 and VL IL cos ऑफ 30 plus 5। अगर यही लीडिंग पावर फैक्टर बोला रहता तो यहाँ पे प्लस आता, यहाँ पे माइनस आता। प्लीज रिमेंबर दिस। तो अब ये VL IL हमारे पास है 8.66 इंटू 10⁻³ cos ऑफ 30 minus 5 मतलब -6.87 आ जाएगा। cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 8.66 इंटू 10⁻³ cos ऑफ 30 प्लस 36 यानी हो जाएगा 66.87। दोनों को कैलकुलेट कर लेते। सो 8.66 इंटू कॉस ऑफ 6.87 ये हमें आ रहा है 8.597 किलोवाट्स। और दूसरा वाला भी देख लेते। तो ये है 66.87, तो ये आ रहा है 3.401 किलोवाट।
तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आपको पूरा 12 किलोवाट मिल जाएगा। सॉरी, ये हमारा आंसर है किलो में। सो ये आ गया W1 और ये हो गया हमारा W2। ठीक है, तो 2 वॉट मीटर के लिए आपको ये फॉर्मूलाज याद रखना पड़ेगा। देयर इज वन मोर फॉर्मूला जहाँ पे आप फेज डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, टैन वाला फॉर्मूला, वो भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In inductive coil containing resistance of 20 ohm and inductance of 0.2 Henry is connected in parallel with a capacitor of 150 microfarad. Find the resonant frequency of the circuit, dynamic impedance and current in the circuit. तो रेजोनेंस के लिए कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टर है, इंडक्टर है, पैरेलल में एक कैपेसिटर है। तो इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन लोग ने पूछा है, ये है 20 ओम, ये है 0.2 हेनरी और ये है 150 माइक्रो फैराड। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2 पाई रूट ऑफ 1/LC माइनस R² तो ये वाले कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉर्मूला है। अप्रोक्सीमेशन करके कई बार वो 1/√LC लिख देते हैं, बट फॉर दैट इसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कंपेरेबल है। सो ये हो जाएगा 1/2 पाई रूट ऑफ 1/L इज 0.2, C is 150 into 10⁻⁻⁶ माइनस R² यानी 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.2 का स्क्वायर। चलो कैलसी में सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो 1/2 पाई रूट ऑफ 1/L into C, तो 0.2 into 150 into 10⁻⁻⁶ माइनस और एक फ्रैक्शन है 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.2 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है 24.31 हर्ट्स। सो हमारा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो गया, या सेंटर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो गया 24.31 हर्ट्ज। चलो अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते क्या पूछा है लोग ने। नेक्स्ट इन लोग ने पूछा है डायनेमिक इम्पिडेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस के टाइम पे जो डायनेमिक इम्पिडेंस है उसका फॉर्मूला है L/CR। L है हमारे पास 0.2, कैपेसिटर है 150 इंटू 10⁻⁻⁶ और रेजिस्टेंस है 20। 0.2 divided by 150 into 10⁻⁻⁶ into 20, 200/3 या 66.67। और फाइनली लोग ने करंट भी पूछा है, तो रेजोनेंस करंट विल बी V/ZD। V यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, तो लेट अस एज्यूम, क्योंकि गिवन नहीं है तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ V = 100 वोल्ट। पेपर में मोस्टली दिया रहेगा उन लोग ने कुछ ना कुछ वैल्यू 100, 200, 220, बट 100 एज्यूम करके चलते हैं। 100/66.67, तो ये 33.33, 2 जा 3 जा 3/2 यानी ये आ जाएगा 1.5 एम्पीयर। आई होप ये भी क्लियर है सबको। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ, तो यहाँ पे लोग ने बोला है नोडल एनालिसिस से सॉल्व करो। अब यहाँ पे कितने नोड्स दिख रहे हैं हमको, तो ये एक नोड है और ये हमारा हो गया ग्राउंड नोड। अब अगर आपको ये वाले पार्ट में कंफ्यूजन है तो इसको हम निकाल के इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इक्वेशन लिखेंगे एज्यूमिंग कि सारे ब्रांच में करंट क्या है, आउटवर्ड है। Applying KCL to node 1, let us say ये पहला नोड है।
तो KCL में हम क्या करते हैं, आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आउटगोइंग करंट है, ये ब्रांच और ये ब्रांच में, ये वाला इनकमिंग है। तो पहले आउटगोइंग करंट्स के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इस ब्रांच के लिए इक्वेशन क्या आएगा, तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, बेसिकली हम वोल्टेज डिफरेंस का बात कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ करंट जा रहा है, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे हम एज्यूम करेंगे, और ये लोअर पोटेंशियल हो गया 24, तो V-24 ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ये लाइन में। और रेजिस्टेंस हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, रेजिस्टेंस कितना आ गया यहाँ पे 5। सिमिलरली इस ब्रांच के लिए बताइए क्या आएगा, तो ये वोल्टेज है V, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है 36, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V-36 डिवाइडेड बाय 20। और फिर ये लास्ट वाला ब्रांच के लिए V-0 डिवाइडेड बाय 20, दिस इज इक्वल टू, ये सारे आउटगोइंग करंट्स हो गए। तो आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट, ये क्या है, किरचॉफ करंट लॉ। तो इनकमिंग कितना है, 2 एम्पियर। अब V के कोएफिशिएंट एक साथ में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/5 प्लस 1/20 प्लस 1/20, दिस इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे ऑलरेडी था, तो ये 24/5 उस बाजू जाके प्लस 24/5 हो जाएगा, और ये प्लस 36/20 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते, ये क्या हो जाएगा, तो ये 1/5 मतलब 0.2, और ये 1/20 इज 2/20, राइट, 2/20 इज 1/10, 0.1, और ये 0.2 मतलब ये हो गया 0.3। ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पे 18 और 10 या 1.8, तो ये कैल्सी में कर लेते हैं। 2 प्लस 1.8 इज 3.8 प्लस 24/5, सो ये हो गया 8.6 डिवाइडेड बाय 0.3, ये हमको आ गया 28.667। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए करंट जो यहाँ से फ्लो हो रहा है, राइट, और इसके लिए हमने इक्वेशन ऑलरेडी लिखा था, कौन सा वाला, ये वाला। सो वही इक्वेशन यूज कर लेते हैं कि करंट थ्रू 5 ओम क्या होगा, V-24 डिवाइडेड बाय 5। सो V हमको मिला है 28.667 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर माइनस 24 डिवाइडेड बाय 5, ये अपने को मिल गया 0.93 एम्पियर, और ये करंट का डायरेक्शन हो गया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। आई होप ये वाला भी क्लियर है आपको। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इन लोग ने कि देयर आर 3 करंट्स व्हिच आर मीटिंग एट अ पॉइंट, वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट। तो यहाँ पे फेजर का रिजल्टेंट निकालने आपको आना चाहिए। सबसे पहला हम लोग ये जो इक्वेशन दिया है इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे। सो यहाँ पे I1 हमको दिया है 50 साइन ऑफ ओमेगा टी, तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका ये जो 50 है मैक्सिमम वैल्यू हो गया, इसका RMS कैसे मिलेगा, 50/√2 करके, है ना। RMS वैल्यू क्या होता है, RMS वैल्यू इज मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। और यहाँ पे एंगल क्या ले लेंगे, तो ओमेगा टी के बाद कुछ भी नहीं दिया है, मतलब इनिशियल फेज है 0। I2 के लिए क्या दिया इन लोग ने, 25 cos ऑफ ओमेगा टी माइनस π/6। अब ध्यान से समझिए कि हमारा जितना भी इक्वेशंस है वो साइन में होना चाहिए, इवन माइनस साइन भी नहीं चलेगा। तो हमको कोसाइन, माइनस साइन या माइनस कोसाइन से कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, साइन में। तो जब भी कॉस से साइन में कन्वर्ट करना है आपको प्लस 90 करना पड़ेगा। अगर इक्वेशन माइनस साइन है और आपको साइन में कन्वर्ट करना है तो प्लस 180 करना पड़ेगा। तो ये हो गया 25 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/6 मतलब -30 था, मैं इसको प्लस 90 कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 25/√2 एंगल, ये कितना हो गया 60 इन पोलर, ठीक है। तो ये इसका पोलर फॉर्म हो गया। सिमिलरली थर्ड वाले को भी लिख देते हैं। थर्ड वाला दिया हुआ है -10 साइन ऑफ ओमेगा टी
प्लस π/4। तो जैसे मैंने बोला आप इसको माइनस साइन से प्लस साइन करना पड़ेगा। π/4 मतलब 45 और यहाँ पे हमको 180 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया 10/√2 एंगल 225। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो। रिजल्टेंट करंट जो होगा दैट विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 हमको मिला है 50/√2 एंगल 0, 25/√2 एंगल 60, ये I2 है, और I3 इज 10/√2 एंगल 225। अब इसको आपको सॉल्व करने के लिए कैल्सी को कॉम्प्लेक्स मोड में डालना पड़ेगा, और यहाँ पे हम फटाफट लिख देते हैं ये 50/√2 एंगल के लिए ये शिफ्ट के नीचे एक हाइफन वाला बटन है, वो प्रेस करेंगे तो ये वाला सिंबल आपको आ जाएगा। 0 प्लस 25/√2 एंगल 60 प्लस 10/√2 एंगल 225। तो ये हमको आ गया है 40.527 एंगल 14.736। बट इसको हम इसी तरह से नहीं छोड़ने वाले, हम इसको वापस से ये वाले फॉर्म में लेके आएंगे। सो I विल बी इक्वल टू, ये RMS वैल्यू है तो इसको हमें मल्टीप्लाई बाय √2 करना पड़ेगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस जो भी एंगल है 14.736। तो ये आंसर जो आया है हमें 40.527 इंटू √2 कर लेते, यह आ रहा है 57.31 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 14.736 एम्पियर भी लिख देते हैं यहाँ पे। सो आई होप आपको समझ में आ गया रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते। हमेशा जो भी ट्रिगो दिया है आपको कॉस या माइनस साइन या माइनस कॉस को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, डिराइव ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ डीसी मशीन। ठीक है, डीसी मशीन हो कि एसी मशीन हो, उनमें कॉमन क्या रहता है, मोटर या जनरेटर जो भी हो, कि उनमें दो चीजें होती है। ठीक है, एक आउटर जो पार्ट रहता है जो मूव नहीं होता, जो फिक्स रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटर, और जो इनर पार्ट रहता है जो एक्चुअली में घूमता है और यहाँ से शाफ्ट कनेक्टेड रहता है, बाहर की तरफ आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटर बोलते हैं। ठीक है, अब ये रोटर में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आर्मेचर, जिसमें कॉइल्स बांधे हुए रहते हैं, इसके ऊपर कॉइल्स लगाए हुए रहते हैं। अब ये जो वायर्स यहाँ पे लगाए हुए रहते हैं, कुछ सीरीज में होते हैं और कुछ अलग सेट होता है, तो वो पैरेलली रन कर रहे हैं। और एक चीज जो याद रखना है वो क्या है कि ये जो स्टेटर है जो मूव नहीं होता, यहाँ पे देर आर समथिंग कॉल्ड एज पोल्स जो रखे होते हैं। ठीक है, तो ये आयन कोर ही होता है बेसिकली, जिसके ऊपर है ना कॉइल्स रखे होते हैं। तो जब भी आप करंट इसमें से पास करते हो तो ये जो पोल्स है ये क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली पोल्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। अब जब पोल्स आपने मैग्नेटाइज किया है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और ये मैग्नेटिक लाइंस क्या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस क्या करेंगे, ये जो आर्मेचर है रोटर पे जो कॉइल्स है उनको जाके ये क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, तो अब बहुत सारे कॉइल्स हैं, तो पर कंडक्टर जो फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो सबसे पहला स्टेप है कि फ्लक्स लिंक पर कंडक्टर हम फाइंड कर लेंगे। फ्लक्स लिंक पर कंडक्टर कितना आ जाएगा, तो हर एक जो यहाँ पे पोल है वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ फ्लक्स जनरेट कर रहा है। तो लेट अस से फ्लक्स जनरेटेड बाय वन पोल इज 5। ठीक है, और ऐसे हमारे पास और भी पोल्स है, तो ये अगर 5 जनरेट कर रहा है, ये भी 5 जनरेट कर रहा है,
तो टोटल फ्लक्स जो इसके साथ में लिंक होगा वो क्या होगा, वो होगा phi into p, where p is number of poles, p is number of poles and phi is flux per pole। तो जब ये रोटेट होएगा, पूरा घूमेगा, तो सारे फ्लक्स जो है, जितने भी पोल्स है, सबके फ्लक्स क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। अच्छा, घूमने का स्पीड अगर n आरपीएम है, n इज आरपीएम ऑफ आर्मेचर, जो कॉइल है अंदर उसके घूमने का जो स्पीड है n आरपीएम है, तो एक चक्कर लगाने के लिए, ये जब मैं n लिख रहा हूं तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, राइट। टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, या टाइम फॉर वन साइकिल क्या हो जाएगा, तो ये रोटेशन पर मिनट है, पर सेकेंड कितना चक्कर लगा रहा है, तो n/60। तो टाइम कितना ले रहा है, तो टाइम हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, उल्टा होता है, इट विल बी 60/n। दो चीज समझ में आ गई। हमने क्या बोला कि देयर आर पोल्स ऑन स्टेटर, जिसके आजू बाजू वाइंडिंग होती है, जब करंट पास होगा तो मैग्नेटाइज होगा और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक लाइंस है, ये आर्मेचर के कॉइल्स को, कंडक्टर्स को कट करेंगे, ठीक है। और हम दूसरा चीज हमने बोला कि इसका जो आरपीएम है, घूमने का जो रोटेशन पर मिनट है, वो n है, तो पर सेकेंड कितना हो गया, n/60। ये फ्रीक्वेंसी है, तो टाइम कितना हो गया एक साइकिल के लिए, 60/n। अब हम लोग तीसरा जो स्टेप है वो है ईएमएफ पर, या मैं बोलूं एवरेज ईएमएफ पर कंडक्टर कितना होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला जैसे हमें पता है, वो फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा। जो फैराडेज लॉ है, E = d∅dt, है ना। d∅ इज नथिंग बट फ्लक्स जो लिंक हो रहा है या चेंज हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स जो आ रहा है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे फ्लक्स लिंक कितना आ गया, phi into p, डिवाइडेड बाय टाइम है 60/n, तो ये हो गया 5pn/60। ये लेकिन है पर कंडक्टर, हमको क्या चाहिए, ईएमएफ पूरे मशीन का, है ना। तो हम क्या करेंगे, पूरा जो ईएमएफ है उसके लिए क्या कर लेंगे, ईएमएफ पर कंडक्टर इनटू, अब जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जो कॉइल्स है, कुछ कॉइल सीरीज में, तो सीरीज में जो ईएमएफ्स रहते हैं वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं, राइट। एंड देयर आर फ्यू कॉइल्स जो सेपरेट है, डिस्क्रीट है, पैरेलल रन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है यहाँ पे कि लेट Z बी दी नंबर ऑफ कंडक्टर्स, एंड यहाँ पे A इज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो जब हम Z/A करेंगे ना, नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज चाहिए हमको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5pn/60 इंटू Z/A। तो ये टोटल कंडक्टर्स है, पैरेलल पाथ अगर 4 है, ठीक है, लेट अस से टोटल कंडक्टर्स जो जा रहे हैं वो 40 है और 4 पैरेलल पाथ है, यानी हर एक पाथ में 10 कितने हैं, सीरीज में। तो नंबर ऑफ कंडक्टर इन सीरीज पर पैरेलल पाथ, ये हमको यहाँ पे चाहिए रहेगा। तो दैट गिव्स अस द टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो हर पैरेलल पाथ में उतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट, ठीक है। तो वो हमको मिल गया यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा ईएमएफ का इक्वेशन, 5pn/Z/60A। आई होप ये क्लियर है आपको, 4 स्टेप का डेरिवेशन है, राइट। तो ये हो गए 5 मार्क के क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो यहाँ पे लोग ने क्या दिया है, फाइंड करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है कि हम एट अ टाइम 1 सोर्स लेंगे और उसकी वजह से देखेंगे कि उस पर्टिकुलर रेजिस्टर, इन दिस केस 1 ओम मतलब ये वाला हो गया, इधर से कितना करंट जा रहा है। फिर हम दूसरा लेंगे और उसकी वजह से चेक करेंगे कितना करंट जा रहा है। फिर हम थर्ड सोर्स लेंगे, अगर तीसरा भी है, हाँ यहाँ पे तीसरा भी है, और चेक करेंगे कि कितना करंट उसकी वजह से जा रहा है, और फिर सबको एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे। अब ऐड करते वक्त हमें खाली ध्यान देना है कि अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, वो सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे जब मैं एक सोर्स कंसिडर कर रहा हूं तो बाकी सोर्सेस का क्या हो रहा है, तो बाकी सोर्सेस आर रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस।
तो वोल्टेज सोर्स का, आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, 0। और 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो अगर मैं ये वाला पार्ट निकालूंगा तो यहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। और अगर करंट सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफिनाइट, और इसको मैं कर दूंगा ओपन सर्किट। ठीक है, इनफिनाइट मतलब करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, करंट फ्लो ही नहीं हो रहा तो मैं क्या करूंगा, ये पार्ट ही निकाल दूंगा, तो यहाँ से करंट जाएगा ही नहीं, रास्ता ही नहीं रहेगा। तो राइट, तो इसको ध्यान में रखते हुए लेट अस डू दिस। तो सबसे पहला केस आ जाएगा केस 1, कंसीडर 4 वोल्ट सोर्स एक्टिंग अलोन। तो सर्किट रीड्रॉ कर लेते हैं। ये 4 वोल्ट का सोर्स है, ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ये 1 ओम का रेजिस्टर है। ये वाला पार्ट ओपन सर्किट हो गया, ये वाला पार्ट भी ओपन सर्किट हो गया। जब ये ओपन सर्किट हो गया तो ये वन एंडेड हो गया, तो इसको भी लगाने का कोई मतलब नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये इस तरह से पड़ा हुआ, लेकिन क्योंकि क्लोज लूप में नहीं है तो इसका कोई मतलब अब नहीं है। तो बचा क्या, एक क्लोज लूप। यहां से हम खाली करंट फाइंड कर लेते, आई डैश नाम दे देते यहाँ पे। तो यहाँ पे करंट थ्रू 1 ओम क्या आ जाएगा, तो आप ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं V बाय R। तो वोल्टेज है 4 और रेजिस्टेंस है 2 + 1 कितना, 3। सो 4/3 ही इसको रहने देते हैं फिलहाल के लिए। और करंट किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, सेकेंड केस देख लेते, कंसिडर 3 एम्पियर सोर्स एक्टिंग अलोन। जब हम 3 एम्पियर सोर्स ले रहे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ओपन हो गया। ठीक है, और इसको हमने क्या बोला था, हम क्या करने वाले यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो इसको रीड्रॉ कर देते, ये वाला शॉर्ट, तो ये 2 ओम 3 ओम और 1 ओम और ये 3 एम्प का सप्लाई। आई होप आपको ये ड्रॉ कर कैसे किया समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब यहां से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, तो यहाँ पे भी जो करंट रहेगा वो 3 एम्पियर ही रहेगा। कोई भी रेजिस्टेंस इन सीरीज विद करंट सोर्स रिडंडेंट हो जाता है। तो ये 3 एम्पियर अब क्या हो रहा है, यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, करंट डिवाइडर रूल यूज कर सकते हैं। सो बाय CDR आप फुल फॉर्म लिखेंगे, करंट डिवाइडर रूल। यहाँ पे हमें करंट कहां से चाहिए, 1 ओम से चाहिए। तो करंट थ्रू 1 ओम क्या हो जाएगा, टोटल करंट 3 इनटू, जब हमें यहाँ का करंट चाहिए तो हम दूसरा वाला ब्रांच का रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में दोनों का एडिशन, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। तो ये 3 और 3 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, 2 एम्पियर। वंस अगेन करंट किधर की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आई होप ये वाला पार्ट भी क्लियर है सबको। अब लास्ट केस देख लेते, जहां पे वी विल कंसिडर 1 एम्पियर सोर्स एक्टिंग अलोन। तो ये हो गया 2 ओम रेजिस्टेंस, ये हो गया 3 ओम रेजिस्टेंस, ये है 1 ओम रेजिस्टेंस। तो ये वोल्टेज सोर्स हमने शॉर्ट कर दिया, ये करंट सोर्स हमने ओपन कर दिया, और ये करंट सोर्स यहां पे ड्रॉ कर दिया, विच इज 1 एम्पियर। अब वंस अगेन आप ध्यान दीजिए, सेम लॉजिक अप्लाई होगा कि ये 1 एम्पियर करंट जो है यहां तक आ रहा है, तो यहाँ पे भी जो करंट है वो कितना है, 1 एम्पियर है। अब ये करंट वंस अगेन स्प्लिट हो रहा है ये दो पार्ट में, तो वंस अगेन हम लोग क्या यूज करेंगे, करंट डिवीजन रूल, जैसे यहाँ पे अप्लाई किया था। क्या होगा, तो वी आर लुकिंग फॉर करंट थ्रू 1 ओम, थर्ड वाला केस है। तो यहाँ पे टोटल करंट है 1, हम इस करंट में इंटरेस्टेड है, तो वी विल टेक दूसरा वाला ब्रांच इन न्यूमरेटर, दूसरा वाला ब्रांच का रेजिस्टेंस इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में 2 + 1। तो ये हो जाएगा 2/3 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो हमने तीनों सोर्सेस का कंट्रीब्यूशन ले लिया है। अब लास्ट पार्ट जो बच गया वो क्या है, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी कैन राइट करंट थ्रू 1 ओम इज, करंट थ्रू 1 ओम पहला वाला केस में, सेकेंड वाला केस में, थर्ड वाला केस में। सो तीनों केस में डायरेक्शन सेम था। पहले केस में आया है 4/3, दूसरे में आया है 2 एम्पियर और तीसरे में आया 2/3। सो 4/3
एंड 2/3 ये हो जाएगा 6/3 मतलब 2 एम्पियर, और 2 कितना हो गया 4 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो करंट हमको मिल गया एज 4 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आई होप आपको क्लियर है अभी कि सुपरपोजिशन कैसे सॉल्व करते हैं। लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहां पे इन लोग ने बोला फाइंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन दिस लोड आरएल। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्ट है वो 3 स्टेप का है। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे आरटीएच, फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे वीटीएच, फिर हमारा मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सो आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए 2 चीजें आपको करना पड़ेगा, रिमूव आरएल, ठीक है, एंड जितने भी सोर्सेस है उनको रिप्लेस करना है बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सोर्सेस हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स है 2, जो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तो इसको रीड्रॉ कर लेते। सो ये पहला शॉर्ट हो गया। नाउ आई हैव दिस 2 रेजिस्टेंस 40 ओम और ये 60 ओम। ये 50 ओम और ये 50 ओम। सो कई लोग इस दोनों को सीरीज और इसको पैरेलल लेके सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा मिस्टेक ना करें। मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। रीड्रॉ करते वक्त मैं खाली ये 2 टर्मिनल बाहर ले रहा हूं और ये जो सेंटर ये वाली लाइन है इसको बीच से ड्रॉ करते रहो। तो हमारे पास है ये ए, ये बी, यहाँ पे 2 रेजिस्टर्स है और ये सेंटर लाइन है। सो ये 40 ओम और ये 60 ओम, ये 50 ओम और ये 50 ओम। अब आप ध्यान से देखो कि ये 40 ओम और ये 60 ओम पैरेलल में है और ये 50 और ये 50 पैरेलल में। कैसे पता चला? तो ये 40 ओम 60 ओम का एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है और ये 40 ओम का और 60 ओम का सेकेंड टर्मिनल भी कनेक्टेड है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, और ये दोनों भी क्या है, पैरेलल में। सो आरटीएच यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरटीएच विल बी 60 पैरेलल 40 प्लस ये दोनों जो आएगा 50 पैरेलल 50, प्लस इसलिए लिया कि जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, फिर सीरीज इक्विवेलेंट हो जाएगा। सो 40 इंटू 60, 2400 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 24 प्लस 50 50 तो क्या हो जाएगा 25 ही हो जाएगा। तो हमारा आरटीएच आ गया एस 49 ओम। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते, जो मैंने बोला कि अब हमें क्या करना है, यहाँ पे VTH कैलकुलेट करना। सो फॉर VTH हम खाली RL रिमूव करने वाले और सर्किट रीड्रॉ करने वाले। तो ये हो गया हमारा सर्किट, सोर्सेस अभी भी वहीं पे रहेंगे। ये हो गया VTH, ये है 100 वोल्ट, 40 ओम, 60 ओम, 50 ओम और 50 ओम। ठीक है, तो VTH कैलकुलेट करते वक्त करना क्या रहता है, ध्यान से समझिए कि हमें है ना ये VTH के लिए इक्वेशन लिखना है। तो जब VTH के लिए इक्वेशन लिखना है मतलब कोई भी एक पाथ ट्रेस करना है जो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से चालू होकर नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाए। अब पॉजिटिव टर्मिनल से जब हम स्टार्ट करके इधर जा रहे हैं तो यहाँ का मेरे को KVL का इक्वेशन लिखने के लिए वोल्टेज पता होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस तो पता है बट करंट नहीं पता। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बाय यूजिंग आइदर मेश एनालिसिस, आप यहाँ पे एक मेश और इसको दूसरा मेश लेके मेश एनालिसिस कर सकते हो। मेश एनालिसिस करते वक्त ये वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट भूल जाने का, ये एक मेश और ये एक मेश करके आप सॉल्व कर सकते हो। उससे आपको क्या मिल जाएंगे, सारे ब्रांच के करंट मिल जाएंगे। या फिर दूसरा मेथड क्या है कि ये जो 100 वोल्ट है आप देखोगे कि इसको भी 100 वोल्ट ही दिया है और ये वाला पाथ भी क्या है, पैरेलल हो गया, बिकॉज ये ओपन सर्किट है फिलहाल के लिए। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल सकते हो, बहुत थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और अब हम क्या देख रहे हैं कि इस पाथ के लिए भी 100 वोल्ट है, इस पाथ के लिए भी 100 वोल्ट है। तो दोनों में हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। I1 का क्या वैल्यू आएगा, करंट का क्या वैल्यू होता है,
वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे 40 प्लस 60 मतलब कितना है 100 ही हो गया 1 एम्पियर। और I2 भी कितना आएगा, तो आप देखोगे वोल्टेज तो यहाँ पे भी 100 है और 50 प्लस 50 भी कितना हो रहा है 100, तो ये हो गया 1 एम्पियर, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग KVL इक्वेशन लिख लेते हैं, KVL इक्वेशन फॉर VTH। KVL इक्वेशन फॉर VTH जब भी हम लिखते हैं, KVL इक्वेशन फॉर VTH जब भी हम लिखते हैं तो हम पॉजिटिव टर्मिनल से चालू करके नेगेटिव टर्मिनल पे आ सकते हैं। तो ये वाला पाथ हम फॉलो कर सकते हैं या आप ये पाथ भी फॉलो कर सकते हो, बोथ आर फाइन। सो मैं ये वाला पाथ फॉलो कर रहा हूँ, आपको इधर से ऐसे जाके ऐसे आना है, मजा करना है मजा करो, ऐसे टाइम पास करो, कोई दिक्कत नहीं। बट शॉर्टेस्ट पाथ जनरली हम लेते हैं ताकि आराम से सॉल्व हो जाए, ठीक है। सो लेट अस गो लाइक दिस, इस तरह जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो आ जाएगा प्लस VTH। फिर यहाँ पे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो केवीएल में रेजिस्टर के लिए क्या रूल है कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हो तो पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी प्लस 40I1। और यहाँ पे जब हम नीचे आ रहे हैं तो हम करंट के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे माइनस 50I2 हो जाएगा। और फिर हम जब यहाँ जा रहे हैं तो ये सेकेंड टर्मिनल क्या है पॉजिटिव है, तो मैं +2 ले लूंगा, दिस इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये क्लियर है। केवीएल में क्या रूल है, लुक फॉर सेकेंड साइन, जब भी पाथ ट्रेस कर रहा हो तो जब मैं इधर जा रहा हूँ तो सेकेंड साइन पॉजिटिव है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो प्लस रहेगा वोल्टेज ड्रॉप, करंट के डायरेक्शन में हो तो माइनस रहेगा वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे VTH विल बी इक्वल टू, ये उस बाजू ले लेंगे तो -50 विल बी प्लस 50I2, 40I1 माइनस 40I1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। इनकी वैल्यू 1 ही है तो 50 इंटू 1 50 हो जाएगा, 40 इंटू 1 40 और ये -2, तो बचा कितना 8 वोल्ट। तो हमें यहाँ पे VTH मिल गया इक्वल टू 8 वोल्ट। अब लास्ट पार्ट जो है, जो हमने बोला था मैक्सिमम पावर का, मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या है, तो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला है VTH² VTH का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू RTH हमको कितना मिला था 49। इसको कैलकुलेट कर लेते, सो 8 का स्क्वायर 4 इंटू 49 प्यारा 0.326। ओके, सो आई होप आपको ये भी क्लियर है। 10 मार्क का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। सबसे पहला RTH फाइंड कीजिए क्योंकि वो सबसे आसान होता है कैलकुलेट करना, देन गो फॉर VTH, फॉलो दिस स्टेप। VTH फाइंड करने के लिए जितने भी मेश होंगे उसमें आप करंट्स फाइंड कर लिए, मेश एनालिसिस लगा के कर लीजिए, वो इजी रहेगा। कई बार नोडल से भी हो जाता है या कई बार तो ऐसे ही हो गया, ठीक है, डायरेक्टली। एंड देन फाइनल फॉर्मूला लिख दीजिए RTH के लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा बिटवीन A एंड B। अब डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी रेजिस्टर सीरीज में नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये दोनों सीरीज में है, बट आप इनको ऐड कर लोगे तो टर्मिनल A तो गायब हो गया ना, तो आप इसको सॉल्व कैसे करो, A और B के बीच में ही रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको स्टार और डेल्टा दिख रहे। मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो बीच वाला ये वाला स्टार है, स्टार क्या होता है इस तरह का कनेक्शन, राइट, 3 रेजिस्टर एक पॉइंट पे आके मिल रहे, मैं इसको डेल्टा में कन्वर्ट करूंगा, ओके। तो डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए आई एम मार्किंग द 3 टर्मिनल्स जहां से ये लोग आए हैं। अब इनके बीच में हम एक नया रेजिस्टर लगाने वाले, ये स्टार नेटवर्क को हम कन्वर्ट कर देंगे डेल्टा नेटवर्क में, तो ये बीच के 3 जो स्टार नेटवर्क है वो कन्वर्ट हो जाएंगे डेल्टा में। चलो रीड्रॉ कर देता हूं मैं यहाँ पे। सो ये आ गया A, यहाँ पे 2 रेजिस्टर इस तरह से लगे हुए 6 ओम और 4 ओम। अब इसमें कई बार हमको रीड्रॉ करना पड़ेगा सर्किट, तो आलस नहीं करना, ड्रॉ कर लेना है। ये है 5 ओम, ये है 4 ओम, यहाँ के बजाय यहाँ बना दिया मैंने। फिर ये एक रेजिस्टर आ रहा है, ये एक रेजिस्टर आ रहा है और ये एक रेजिस्टर आ रहा है,
लेट अस से ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। सो R1 R2 R3 ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि जब डेल्टा टू स्टार या स्टार टू डेल्टा कर रहे हैं तो कैसे कन्वर्ट होता है। तो हम यहाँ पे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में जा रहे हैं। तो ये जो R1 है इसका क्या फॉर्मूला आएगा, ध्यान से समझिए। तो R1 जिस दो नोड पे कनेक्टेड है उससे कनेक्टेड रेजिस्टर का आपको एडिशन लेना पड़ेगा। तो ये दो नोड पे कनेक्टेड रेजिस्टर कौन से, 3 और 5, इनको नहीं लेना है, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो यही दो रेजिस्टर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 + 5। नेक्स्ट क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करो 3 × 5 और डिवाइड किससे करें, जो तीसरा रेजिस्टर है ग्रुप का, कौन है वो, 2। सिमिलरली R2 के लिए देख लेते हैं, इसको हमने R2 बोला है, ये R2 है और ये R3 है। अब आप बताओ R2, ये दोनों टर्मिनल पे कौन से रेजिस्टर कनेक्टेड है, यस 3 और 2। तो ये हो जाएगा 3 + 2 और प्रोडक्ट में आ जाएगा 3 × 2 डिवाइडेड बाय थर्ड वाला रेजिस्टर विच इज 5, जो उसको कनेक्टेड नहीं है, टच नहीं कर रहा। सिमिलरली R3 के लिए कनेक्टेड रेजिस्टर कौन है वो नोड पे, 2 और 5, so 2 + 5 plus 2 × 5 divided by third resistor which is 3। So I hope ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं आपको आइडिया समझ में आ गया। R1 R2 A B C D वो डेरिवेशन वैसा याद रखने का जरूरत नहीं है आपको, आपको ये लॉजिक याद रखना है। ओके हमने ये ऑलरेडी कवर किया हुआ है। इफ यू हैव नॉट सीन द डेरिवेशन या कैसे याद रखे ये फॉर्मूला, तो प्लीज चेक आउट द वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, और ये 5 × 3 = 15/2 is 7.5, 8 and 7 is 15.5 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 3 + 2 5, ये हो गया 6/5 is 1.2, तो ये हो जाएगा 6.2। ये है 7 और ये 10/3, तो ये 10.33 ओम, यहाँ पे भी लिख देते हैं। ओके अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो यहाँ पे आने के बाद अब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये दो रेजिस्टर पैरेलल में है और ये दो रेजिस्टर पैरेलल में, बराबर है। सो हम यहाँ पे R4 कैलकुलेट कर लेते हैं। R4 क्या होगा, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमको R4 आने वाला है। सो 5 पैरेलल विद 6.2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर में ऐड कीजिए, और सिमिलरली R5 वो कैसे आएगा, 10.33 पैरेलल विद 4। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 × 6.2 डिवाइडेड बाय 11.2, तो ये आ गया 2.767 ओम, और 10.33 × 4 डिवाइडेड बाय 14.33, तो ये आ गया 2.88 ओम। ओके तो इसको हम रीड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे ये टर्मिनल बी है, सो टर्मिनल ए से अभी भी ये 6 ओम और 4 ओम लगे हुए हैं। यहाँ पे हमको मिला है ये 15.5 ओम। ये दो रेजिस्टर हमने पैरेलल इक्विवेलेंट निकाल लिया, ये R4 हमें मिला 2.767 ओम और ये R5 हमको मिला 2.88 ओम। अब आगे कैसे बढ़े, तो आप देख सकते हो कि ये भी एक डेल्टा है, ये भी एक डेल्टा है, किसी भी एक डेल्टा को आप स्टार में कन्वर्ट कर दो। तो मैं नीचे वाले को ही कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से ये नोड से एक रेजिस्टर आएगा, ये नोड से एक रेजिस्टर आएगा और ये नोड से एक रेजिस्टर आएगा। इनको लेबल भी कर देते हैं, लेट अस से ये होगा R6, ये होगा R7 और ये हो जाएगा R8। तो इनका फॉर्मूलाज देख लेते हैं अब क्या आएगा, R6 R7 और R8। सो R6 जो है इस स्टार नेटवर्क के रेजिस्टर को कनेक्टेड दोनों डेल्टा नेटवर्क जो सेम टर्मिनल पे कनेक्टेड है उनका प्रोडक्ट हम न्यूमरेटर में लेंगे, यानी ये आ जाएगा 15.5 इंटू 2.767
2.767 डिवाइडेड बाय ये तीनों डेल्टा रजिस्टर का एडिशन, यानी 15.5 प्लस 2.767 प्लस 2.88। सिमिलरली R7 के लिए भी लिख देते, क्या आएगा R7 और R8 के लिए। ठीक है, तो R7 के लिए आ रहा है ये वाला रेजिस्टर, तो इस टर्मिनल पे कनेक्टेड ये दोनों रेजिस्टर का प्रोडक्ट आएगा न्यूमरेटर में 15.5 इंटू 2.88 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टर R टोटल ऑफ डेल्टा, और R8 मतलब ये वाला, तो ये दोनों रेजिस्टर सेम टर्मिनल पे कनेक्टेड है, यानी आ जाएगा 2.767 इंटू 2.88 डिवाइडेड बाय R टोटल। चलो इनको कैलकुलेट करके लिख देते हैं यहाँ पे। So we have 15.5 into 2.767 divided by 15.5 plus 2.767 plus 2.88 88 है, हाँ, तो इक्वल टू किया तो ये आ गया 2.028। नेक्स्ट 15.5 इंटू 2.88 है, तो ये आ रहा है 2.11, और नेक्स्ट है न्यूमरेटर में 2.767, तो ये आ रहा है 0.376 ओम। तो इसको रीड्रॉ कर देते एक बार, तो आपके पास ये 6 ओम है, ये 4 ओम है, और फिर ये वाला स्टार नेटवर्क आ गया, तो ये है R6 R7 R8। R6 हमको मिला 2.028, R7 मिला 2.11 और R8 मिला 0.376 ओम। ना नेक्स्ट ऑब्वियस थिंग क्या दिख रहा है आपको कि ये दोनों जो है सीरीज में है, राइट। सिमिलरली ये दोनों भी क्या है सीरीज में, ओके, और ये दोनों क्या है पैरेलल में, जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो क्या रहेगा पैरेलल में, एंड फाइनली वो भी क्या रहेगा सीरीज में। तो मैं इसको एक साथ में लिखने का कोशिश करता हूँ, मेरे को बताइए आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो RTH इज नथिंग बट दिस प्लस जो भी आएगा, तो RTH में 0.376 प्लस ये क्या आएगा, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका लेना है, ये दोनों का सीरीज, यानी 6 + 2 यानी 8.028 इन पैरेलल विद 4 and 2 6.11। ठीक है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। पहला 8.028 इंटू 6.11 डिवाइडेड बाय 8.028 प्लस 6.11। तो ये जो भी आया इसमें अब हम ये ऐड कर देंगे 0.376, तो ये हो गया 3.845। ये हमको RTH आ गया 3.845। आई होप ये क्लियर है आपको। लेट अस नो इन दी कमेंट्स अगर कुछ क्वेरी है इसके रिगार्डिंग। तो नाउ लेट अस गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक 100 ओम रेजिस्टर है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ चोक कॉइल। अब ये चोक कॉइल का फंडा समझिए कि अगर एक रेजिस्टर दिया हुआ है 100 ओम का, तो चोक कॉइल मतलब वो एक वाइंडिंग तो है, ठीक है। चोक कॉइल मतलब लोग समझते हैं कि खाली एक इंडक्टर है, बट इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी कई बार होता है। तो R प्लस ये इसका वैल्यू XL आपको देखना पड़ेगा। तो ये पूरा मिला के होता है चोक कॉइल। A voltage of 450 Hz is applied to this combination। तो यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है 400 वोल्ट 50 Hz। The voltage across the resistance and coil is 200 and 300। तो यहाँ पे 200 वोल्ट है, यहाँ पे वोल्टेज 300 वोल्ट है। फाइंड रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो समझ लीजिए चोक कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस भी निकालना है और रिएक्टेंस यानी XL भी फाइंड करना है।
पावर फैक्टर ऑफ द कॉइल यानी Z अगर मिल गया तो आप इसका पावर फैक्टर भी निकाल सकते हो, और कंप्लीट सर्किट का भी पावर फैक्टर चाहिए। पावर एब्जॉर्ब बाय रेजिस्टर, कॉइल एंड द कंप्लीट सर्किट। ओके, तो बहुत सारी चीजें पूछी हुई है, वन बाय वन इसको समझते हैं कि हमको अब ये R और XL कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, यहाँ पे करंट फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि जो करंट यहाँ से जाएगा सेम करंट यहाँ से भी जाएगा। तो अब ये वाले सेक्शन में हम फाइंड कर सकते हैं कि करंट क्या है। तो करंट क्या निकाल सकते हो, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू, है ना, सीरीज में है ना, तो ये जो करंट रहेगा सेम करंट यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाता है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इन लोग ने 200 दिया है, डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये कितना आ गया, 2 एम्पियर। अब ये सेम 2 एम्पियर रेजिस्टेंस यहाँ से भी जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप Z ऑफ कॉइल कैलकुलेट कर सकते हो। तो Z ऑफ कॉइल क्या आ जाएगा, तो Z का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल डिवाइडेड बाय I। वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल दिया हुआ है लोग ने 300, करंट है 2 एम्पियर, तो ये हो गया 150 ओम। तो आपको Z ऑफ कॉइल मिल गया, और Z मतलब इस कॉइल का इम्पिडेंस का हम लोग बात कर रहे हैं। Z of coil is nothing but root of R square plus XL square। ये फॉर्मूला आई होप आपको पता है, Z का क्या रहता है, रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर। ओके, प्लस टोटल इंपिडेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल इंपिडेंस मतलब सब कुछ आ गया इसमें। तो टोटल इंपिडेंस क्या रहेगा, टोटल वोल्टेज बाय करंट। टोटल वोल्टेज है 400, करंट है 2, तो ये कितना हो गया 200 ओम, राइट। अब Z का दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा, तो Z में रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, तो वो है R प्लस स्मॉल r द होल स्क्वायर, और रिएक्टेंस कितना है XL का स्क्वायर। तो ये इक्वल टू हम इक्वेट कर सकते हैं 200 और सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो हम इसी को आगे लेके चलते हैं, जिससे हमको सबसे पहला स्मॉल r और XL मिल जाएगा। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला में अगर मैं स्क्वायर कर दूं ये वाले फॉर्मूला को, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू Z ऑफ कॉइल। Z ऑफ कॉइल हमको आया 150, तो ये हो जाएगा 150 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे स्क्वायर लगा दो तो क्या आ जाएगा, R प्लस R द होल स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू Z का स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर आ जाएगा, बराबर है। अब हमें पता है कि आप इसको एक्सपांड कर सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा, R स्क्वायर प्लस 2R इंटू R प्लस R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर। अब ये स्मॉल r स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 150 का स्क्वायर से। तो हमारे पास क्या बच गया, R स्क्वायर प्लस 2R इंटू R, दिस इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर माइनस इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 150 का स्क्वायर, इधर से इधर आ गया तो माइनस हो गया। हमारे पास कैपिटल R की भी वैल्यू है, कैपिटल R का वैल्यू कितना है 100, तो वो 100 का स्क्वायर भी हम इस बाजू ले लेंगे, और ये 2 इंटू 100 हो जाएगा 200R, दिस इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर माइनस 100 का। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 200 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, ये आ गया 7500। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 200 से, तो ये हमको देगा 37.5। सो हमको R की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई 37.5। अब यही वैल्यू हम इसमें पुट कर देते तो हमको XL मिल जाएगा। तो XL क्या होगा, अंडर रूट 150 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, वेयर R इज 37.5। तो इसको भी पुट कर लेते, रूट ऑफ 150 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r मतलब 37.5 का स्क्वायर, तो ये हमको आ गया 145.236, 145.236 या 24 बोल लो, ये हो गया XL। सो सबसे पहला पार्ट जो उन्होंने पूछा था रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, वो हमने निकाल लिया। अब है पावर फैक्टर ऑफ द कॉइल।
पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या रहता है? तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला रहता है cos ऑफ फाई। अब cos फाई नहीं है तो दूसरा फॉर्मूला क्या है? r बाई जेड। ठीक है, तो जब हम सिर्फ कॉइल का बात कर रहे हैं तो हम इसी का r और इसी का z का बात करेंगे, तो इट विल बी स्मॉल r डिवाइडेड बाय z ऑफ कॉइल। तो स्मॉल r कितना है? हमें मिला है 37.5 डिवाइडेड बाय z ऑफ कॉइल इज 150। तो ये 37.5 2 जा 75 4 जा, तो ये 1/4 आ रहा है, या आप इसको 0.25 ले सकते हैं। सिमिलरली इन लोग ने पूछा है पावर फैक्टर ऑफ कंप्लीट सर्किट। ठीक है, टोटल पावर फैक्टर पूछा, तो टोटल पावर फैक्टर के लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा, यानी R प्लस R डिवाइडेड बाय टोटल Z। R इज 100 प्लस 37.5 इज 137.5 डिवाइडेड बाय Z अपने को मिला था कितना? 200। ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 137.5 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ गया हम लोग को 0.6875। अब क्योंकि ये कॉइल लगाया हुआ है, इसमें पावर फैक्टर हमेशा क्या करने वाला? लैगिंग ही होगा। इंडक्टर में हमने पढ़ा है ना, इंडक्टर में करंट क्या करता है? लैग करता है, तो पावर फैक्टर भी यहाँ पे क्या रहेगा? लैगिंग रहेगा। कैपेसिटर होता तो वी वुड हैव रिटन लीडिंग। पावर फैक्टर जब भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो लीड लैग लिखना जरूरी है। लास्ट पार्ट क्या पूछा अभी? पावर एब्जॉर्ब बाय रेजिस्टर। रेजिस्टर मतलब ये बड़े वाले रेजिस्टर का बात कर रहे हैं, तो पावर का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। पावर एब्जॉर्ब बाय रेजिस्टर क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर आर। तो करंट हमको मिला था कितना? 2 का स्क्वायर इंटू 100, यानी ये कितना हो गया? 400 वॉट। सिमिलरली नेक्स्ट पूछा है पावर एब्जॉर्ब बाय कॉइल। तो पावर एब्जॉर्ब बाय कॉइल, पावर मतलब आप समझिए कि खाली रेजिस्टर ही एब्जॉर्ब करता है, ये रिएक्टिव कंपोनेंट है। हाफ टाइम हाफ साइकिल के लिए पावर लेते हैं, नेक्स्ट में रिटर्न कर देते हैं। तो कॉइल में सिर्फ ये रेजिस्टर जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर इंटू 37.5, तो इंटू 4 मतलब ये आ जाएगा 150 वॉट। एंड लास्टली पावर बाय द कंप्लीट सर्किट के लिए टोटल रेजिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा, विच इज R प्लस स्मॉल r। तो बेसिकली इन दोनों का एडिशन ही आ जाएगा 400 प्लस 150 विच इज 550 वॉट। सो आई होप आपको क्लियर है कि ये AC का न्यूमेरिकल हम कैसे कर सकते हैं सीरीज में जब चोक कॉइल और रेजिस्टेंस दिया रहेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते क्या है। A resistor and capacitor are in series with a variable inductor when the circuit is connected to 200 volt 50 hertz supply. So आपके पास एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर। It is connected to 220 volt 50 hertz supply. The maximum current obtained by varying the inductance is 0.314. अब आप ये समझिए कि मैक्सिमम करंट कब आता है? तो मैक्सिमम करंट आता है सीरीज में रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस में हमको क्या मिलता है? मैक्सिमम करंट मिलता है। ये कंडीशन आपको याद रखना। ओके, और जब रेजोनेंस आता है तो Z की वैल्यू हो जाती है इक्वल टू R, यहाँ पे XL हो जाता है इक्वल टू XC, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हो जाता है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो ये सारी चीजें आपको तुरंत रिकॉल होनी चाहिए, जैसे ये लोग ने बोला मैक्सिमम करंट वाला सी। सो द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज 800 वोल्ट। ठीक है, तो ना कैपेसिटर दिया है, ना इंडक्टर दिया है, ना रेजिस्टर, और ये तीनों हमको फाइंड करना है। सो हमारे पास करंट है और इसके अक्रॉस वोल्टेज XC है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डिवाइडेड बाय करंट थ्रू इट। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है 800, करंट है 0.314, तो इससे हम XC निकाल लेते हैं। तो ये आ गया 2547.77 ओम, एंड यही XL की भी वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट XC हमको मिल गया, तो हम इससे कैपेसिटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? तो XC का फॉर्मूला है 1/2 पाई FC, तो C विल बी 1/2 पाई F इंटू XC।
सो ये हो जाएगा 1/2 इंटू पाई इंटू फ्रिक्वेंसी है 50, XC आया 2547.77। तो इसको भी कैल्शियम में पुट कर लेते हैं। 1 ये 50 इंटू 2 इज 100 पाई इंटू 2547.77। तो ये हमको मिल गया 1.249, या आप इसको 1.25 इंटू 10⁻⁻6 दिया है, यानी माइक्रो फराड आ जाएगा। नेक्स्ट, जैसा हमने बोला कि एक्सेल की भी वैल्यू क्या है, वही होगी 2544.77 ओम, और एक्सेल का फॉर्मूला होता है 2πfl। तो यहाँ पे L हो जाएगा 2544.77 डिवाइडेड बाय 2πf या 100 पाई। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2544 नहीं है, सॉरी 2547। So 2547.77 डिवाइडेड बाय 100 पाई, तो आ गया 8.109 हेनरी। अब बच क्या गया, रेजिस्टर। तो रेजिस्टर कैसे कैलकुलेट करें? तो एट रेजोनेंस जैसे हमें पता है Z इज इक्वल टू R, और Z का फॉर्मूला है टोटल V बाय टोटल I। टोटल वोल्टेज इन लोग ने दिया है 220 और करंट है 0.314। यहाँ से हमको R मिल जाना चाहिए। सो 220 डिवाइडेड बाय 0.314, तो ये आ गया 700.636 ओम। सो हमने ये तीनों कंपोनेंट जो लोग ने बोला था हमने कैलकुलेट कर लिया है। आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर और उसका टाइप्स। तो इंडक्शन मोटर में भी जैसे हमने डीसी मोटर का बात किया था कि आपको आउटर मोस्ट जो सेक्शन होता है जो स्टेबल रहता है, जो मूव नहीं करता है, वो क्या होता है, स्टेटर होता है। और जनरली इसमें बेस लगा होता है ताकि इसको आप एक जगह पे रख सको। और सेंटर वाला जो पार्ट है जो घूमता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटर। अब ये रोटर में जैसे लोग ने दो टाइप्स पूछा है, दो तरीके के रोटर है। एक है यहाँ पे स्क्विरल केज रोटर और दूसरा है यहाँ पे वाउंड टाइप। स्क्विरल केज में बेसिकली जो रोटर का आर्मेचर है उसके ऊपर वर्टिकल रॉड्स लगे होते हैं ग्रूव्स में, स्पेसेस में, और यहाँ पे वाउंड मतलब प्रॉपर वायरिंग किया हुआ, वायर से रॉड्स नहीं लगे हुए। ठीक है, तब इसमें होता क्या है कि जैसे हमने पहले भी बात किया है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल क्या है समझ लेते हैं, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। कि जैसे हमने बोला था कि यहाँ पे भी क्या रहते हैं, पोल्स रहते हैं, है ना। तो इस पोल्स में जब भी वायर जो आजू बाजू लगे हैं इनको हम सप्लाई देंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहाँ पे कौन सा सप्लाई दे रहे हैं, इंडक्शन मोटर है, मतलब हम लोग एसी सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग कौन सा सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे, एसी सप्लाई। और एसी सप्लाई की वजह से क्या होता है, यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से वो मैग्नेटिक लाइंस इस रोटर के केज के या तो रॉड्स या वाउंड के वायर्स को क्या करते हैं, कट करते हैं। अब वायर्स को जब कट करेंगे तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जब ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि ये स्क्विरल केज के जो रॉड्स है वो शॉर्टेड होते हैं या वायर्स कनेक्टेड होते हैं, इनमें करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही है कि जब किसी भी रॉड मैग्नेटिक फील्ड में है, उसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है और उसका कुछ लेंथ है, तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होने लगता है। और इस फोर्स की वजह से लेट अस से यहाँ वाला जो रॉड है उस पे फोर्स इस बाजू है, यहाँ वाले पे इस बाजू है, एंड यहाँ वाले पे इस बाजू, इसकी वजह से ये क्या होने लगता है, फिर घूमने लगता है, रोटेट होने लगता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
यही क्या हो जाता है बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। क्या बोला हमने, जैसे ही थ्री फेज, जैसे ही हम लोग एसी सप्लाई देते हैं उसकी वजह से क्या जनरेट होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, कट करता है किसको, रॉड्स या वायर्स या कंडक्टर्स ऑफ रोटर, जिसकी वजह से उसमें क्या जनरेट होता है, ईएमएफ। ये ईएमएफ की वजह से क्या मिलता है, करंट। करंट की वजह से क्या एग्जर्ट होता है यहाँ पे, फोर्स, और ये फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, टॉर्क। फोर्स एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस क्या हो जाता है, टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से ये मोटर क्या, अंदर का रोटर क्या होता है, घूमने लगता है। आई होप ये क्लियर है आपको, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, बट जो मेन क्रक्स है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्किंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर बेसिकली स्टेप्स में चलता है। यहाँ पे भी सेम फंडा है कि आपके पास स्टेटर है, यहाँ पे कुछ पोल्स होंगे, पोल्स पे होंगी वाइंडिंग्स। जब भी ये वाइंडिंग्स को आप सप्लाई दोगे तो वो पोल क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या है कि जो रोटर है बेसिकली वहां पे एक परमानेंट मैग्नेट जैसा सेटअप है। लेट अस से ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका क्या है, साउथ पोल है। तो जब आप इसको मैग्नेटाइज करेंगे, यहाँ पे साउथ पोल लेके आएंगे तो ये साउथ पोल उससे दूर भागेगा और ये नॉर्थ पोल इसके नजदीक भागेगा, तो ये 90 डिग्री घूम जाएगा। फिर इसको मैग्नेटाइज करो और 90 डिग्री, इसको मैग्नेटाइज करो और 90 डिग्री। तो सीक्वेंस में जब हम इसको सप्लाई देंगे तो ये क्या होगा, रोटेट होएगा। यहाँ पे इसका स्टेप साइज, स्टेपर मोटर है तो इसका स्टेप साइज क्या है, 90 डिग्री। आप पोल्स या फिर ये जो सेक्शंस है स्टेटर पे, इसको अगर आप बढ़ाएंगे देन इन दैट केस आप स्टेप साइज को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वंस अगेन वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल, आप इसको रीड कर सकते हैं, बट मेन क्रक्स हमने कवर कर लिया जो आपको समझाना ही है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है वंस अगेन क्वेश्चन जहां पे हमको थोड़ा सा डिराइव करना। ठीक है, तो इन लोग ने क्या बोला, डिराइव रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेज, लाइन एंड फेज करंट इन स्टार कनेक्टेड नेटवर्क। तो एक स्टार कनेक्टेड नेटवर्क यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो हमें पता है कि ये हमारे पास तीन लाइन होती है, एक आर, एक वाई और लास्ट वाला बी। यहाँ पे ये आर वाई बी और बीच वाला जो पॉइंट है वो न्यूट्रल पॉइंट है। तो यहाँ पे जो लाइन करंट है आई आर, वो सेम करंट यहाँ पे भी जा रहा है फेज में से भी। तो ये जो रिलेशन इन्होंने बोला है फेज करंट का, वो सेम चीज ही आ जाएगा फेज करंट के लिए। फेज करंट के लिए हमें क्या मिल जाएगा कि यहाँ पे आई एल क्या है, इक्वल टू आई पी एच। ठीक है, तो ये वाले में तो ज्यादा मेहनत नहीं। आई होप आपको समझ में आया कि जो लाइन करंट यहाँ पे आ रहा है, जैसे ये वाले लाइन में करंट आ रहा है आई वाई, तो ये सेम चीज फेज में भी जा रहा है। ठीक है, लाइन करंट क्या होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू एनी लाइन, वो लाइन करंट है। और फेज से जाने वाला करंट क्या होता है, फेज करंट। डेल्टा में ये चेंज होता है एक्चुअली, डेल्टा कनेक्शन जब आएगा। तो अभी के लिए हम स्टार कनेक्शन देख रहे हैं। सिमिलरली ये ब्लू वाला लाइन जो है उसके लिए भी जो करंट है वो क्या है, सेम। वोल्टेजेस का लेकिन बात कर लेते हैं। फेज वोल्टेजेस मतलब यहाँ पे अगर मैं फेज वोल्टेजेस का बात करूं तो लेट वी आर एन, ये वाई एन और ये बी एन, ये तीनों क्या हो गए, फेज वोल्टेजेस हो गए। एंड हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये इक्वल टू है वीपीएच। तो बेसिकली हम क्या लिख रहे हैं, वी आर एन विल बी इक्वल टू वी वाई एन इक्वल टू वी बी एन, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी पी एच। अब इसमें लाइन वोल्टेजेस क्या होता है, तो फेस वोल्टेजेस तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी फेस के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा, दो टर्मिनल ले लेने का, ये y है ये n है तो ये वी वाई एन हो गया, ये r है ये n है तो बी आर एन हो गया, है ना। लाइन वोल्टेजेस क्या होता है कि दो लाइन के बीच का वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज बोलेंगे। तो ये r वाली लाइन है, ये y वाली लाइन है, तो ये कौन सा लाइन वोल्टेज हो गया, वी आर वाई। ये कौन सा लाइन वोल्टेज हो गया, वी वाई बी।
और ये के बीच में जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वी बी आर। तो इट इज सर्कुलर, जैसे आर के बाद वाई, वाई के बाद बी, बी के बाद आर। तो आर के बाद वाई, वी आर वाई, वाई के बाद बी, वाई बी, बी के बाद आर, वी बी आर। तो ये तीन वोल्टेजेस हो गए, कौन से, लाइन वोल्टेजेस। तो यहाँ पे हम लाइन वोल्टेजेस भी एज्यूम कर लेते हैं कि वी आर वाई इज इक्वल टू वी, इनके हम मैग्नीट्यूड्स ही इक्वल एज्यूम कर रहे हैं। मैं फेज वाला साइन निकाल देता हूँ। वी आर वाई इज वी वाई बी इक्वल टू वी बी आर, ये क्या हो गया, लाइन वोल्टेज वी एम। सो ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट आई होप आपको क्लियर है। अभी हम डेरिवेशन में जंप करने वाले, ध्यान से समझिए क्या। प्लस ये 3 फेज वोल्टेजेस है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वी आर एन कैन बी रिटन एज वी पी एच एंगल 0, वी वाई एन 3 फेज सर्किट में सब्सिक्वेंट जो वोल्टेजेस है, सब्सिक्वेंट जो लाइंस है वो 120 डिग्री से शिफ्टेड रहता है। तो ये हो जाएगा वी पी एच एंगल माइनस 120 डिग्री, और ये हो जाएगा वी बी एन इज इक्वल टू वी पी एच एंगल माइनस 240 डिग्री। तो ये सारी चीजें इनिशियलाइजेशन है, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से समझिए क्या बोला। तो हमने 3 फेज ड्रॉ किए, आर लाइन, वाई लाइन और बी लाइन से कनेक्ट किया। लाइन करंट, लाइन में से फ्लो होने वाला करंट है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वो कहीं आगे आके स्प्लिट या मर्ज नहीं हो रहा, सेम करंट यहाँ पे भी जा रहा है। तो इसके लिए हमने बोल दिया कि लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। वोल्टेजेस का बात कर लेते हैं, ये फेज के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा उसको फेज वोल्टेज बोलेंगे, इसको भी और इसको भी। लेबल देखोगे तो ये वी आर एन है, ये वी वाई एन है, ये वी बी एन है। दो लाइन के बीच में जो वोल्टेजेस होता है उनको लाइन वोल्टेजेस बोलते हैं। तो ये आई आर सॉरी ये आर और ये वाई है, तो इनके बीच का वोल्टेज वी आर वाई, वाई और बी के बीच में वाई बी, और बी और आर के बीच में वी बी आर। हमने बोला कि वीपीएच इनको बोलेंगे और इनको हम वीएल बोलेंगे। अब मेन डेरिवेशन पे आ जाते हैं कि अगर मैं वेक्टर वाइज लिखने जाऊं कि वी आर वाई क्या है, या केवीएल इक्वेशन वाइज लिखते जाओ कि वी आर वाई क्या है, तो वी आर वाई मतलब यहां से देखने पे ये दो लाइन के बीच में वोल्टेज है, बट यहां से जब मैं पाथ ट्रेस करूं तो क्या आ रहा है, तो यहां से जब मैं जा रहा हूं तो इट इज वी आर एन प्लस, आप इसको वाई एन नहीं लिखेंगे, आप यहां से जा रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, वी एन का। आई होप आपको समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि ये दो लाइन के बीच का वोल्टेज, यहां से देखा तो हमने तो बोल दिया कि ये लाइन वोल्टेज है वी आर वाई, इस बाजू से जाओगे तो क्या है, वी आर एन प्लस वी एन वाई। ओके, सो ये हमने इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया, केवीएल इक्वेशन। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हमें पता है कि हमारे पास एन वाई का तो रिलेशन नहीं है, बट वाई एन का है, तो मैं अगर उल्टा वेक्टर लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एन वाई वेक्टर कैन बी रिटन एज वाई एन वेक्टर विद द माइनस साइन। ऐसा लिखना क्यों है, क्योंकि इनके लिए हमारे पास रिलेशंस है। वी आर एन कैन बी रिटन एज वी पी एच एंगल 0, और वी वाई एन कैन बी रिटन एज वी पी एच एंगल माइनस 120 डिग्री। अब यहाँ पे आप VPH कॉमन ले लोगे अगर, तो 1 एंगल 0 हो गया और 1 एंगल माइनस 120 डिग्री हो गया। तो इसको हम कैल्सी में सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है। ठीक है, तो वन सेकेंड, इसको करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स मोड में रहना पड़ेगा। 1 एंगल 0 माइनस 1 एंगल माइनस 120 डिग्री। तो ये आप देखोगे ये हमको मिल गया √3। तो हम क्या करते हैं, √3 VPH, ये तो मैग्नीट्यूड था ऑलरेडी, और एंगल में आ रहा है 30 डिग्री, और ये VRY है। VRY बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारा लाइन वोल्टेज। तो हमको देखो रिलेशन क्या मिल गया कि लाइन वोल्टेज मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, √3 टाइम्स फेज वोल्टेज। तो मैग्नीट्यूड वाइज मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 टाइम्स VPH। और दूसरा चीज मेरे को क्या मिल गया है यहाँ पे, दूसरा चीज मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया कि लाइन वोल्टेज लीड्स VPH बाय हाउ मच, 30 डिग्री।
है ना। अगर माइनस होता तो हम लिखते हैं कि लैग करता है, लाइन वोल्टेज लैग करता है बाय 30 डिग्री, बट यहाँ पे प्लस 30 है तो विल राइट VL इज मैग्नीट्यूड वाइज √3 टाइम्स एंड फेज वाइज लीडिंग बाय 30 डिग्री एंगल वाइज। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है आपको। तो ये इन्होंने डिराइव करने के लिए बोला था, तो ये हमने डिराइव कर दिया रिलेशन। ओके, सिमिलरली आप ये VRY के लिए लिखा है तो आप YB और BR के लिए भी करके देख सकते हैं, सेम चीज आएगा। लास्ट पार्ट लोग ने क्या बोला है, डिराइव एक्टिव पावर। अब पावर का फॉर्मूला क्या था, तो VPH IPH cos phi है एक के लिए। सिंगल फेज का फॉर्मूला हमने देखा था ना, सिंगल फेज में फॉर्मूला क्या है, VI cos phi। तो एक फेज में वोल्टेज है VPH, करंट है IPH cos phi, लेकिन हमारे पास कितने फेज है, 3 है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब VPH क्या मिला हमको, VL बाय √3। हम क्या लिख सकते हैं, VPH को VL बाय √3, तो VL बाय √3, IPH इज इक्वल टू IL, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, इंटू cos phi। तो ये √3 से ही 3 को भी आप 2 बार √3 लिख सकते हैं, एक कैंसिल हो जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, क्या बना, √3 VL IL cos phi। क्योंकि जनरली हमें लाइन वोल्टेजेस दिया रहता है, तो इसके लिए हम इसको वोल्टेज लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के इक्वेशन में लिख रहा है। ये फॉर्मूला भी करेक्ट है, बट ये लाइन वोल्टेज के टर्म्स में डिराइव किया। सिमिलरली Q का क्या फॉर्मूला रहेगा, तो हमें पता है इट इज VPH IPH sin phi। 3 है तो 3 टाइम्स हो जाएगा, ये एक फेज का है, 3 फेज है तो 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 इंटू VPH की जगह पे सेम चीज VL बाय √3, IPH की जगह पे IL, और यहाँ पे Q हमें मिल गया √3 VL IL sin phi। एंड फाइनली अपेरेंट पावर कितना होता है VPH IPH एक में 3 टाइम्स हो जाएगा 3 फेज में, ये हो गया 3 इंटू VL बाय √3 इंटू IL, तो S हो गया √3 VL IL। इसका यूनिट होता है वॉट्स, इसका यूनिट होता है वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव, और इसका यूनिट होता है वोल्टेज एम्पियर। आई होप ये डेरिवेशन क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया। So a balanced 3-phase star connected load of 100 kilowatts, ओके, तो पावर दे दिया इन लोग ने, कितना है 100 किलोवाट, टेक्स अ लीडिंग करंट ऑफ 80 एम्पियर। ठीक है, लीडिंग करंट यहाँ पे दिया है 80 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 3 फेज 1100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। तो जैसा मैंने लास्ट टाइम ही आपको बोला था कि न्यूमेरिकल में जनरली जो वोल्टेजेस दिया रहता है वो क्या रहता है, लाइन वोल्टेज रहता है। तो ये लाइन वोल्टेज है, VL हमको दिया है 1100 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी हमको दिया है 50 हर्ट्ज। फाइंड द करंट, सॉरी फाइंड द सर्किट कांस्टेंट, मतलब जो उसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस है क्या है, क्योंकि लीडिंग है तो कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटर होगा, तो वो हमें फाइंड करना। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है √3 VL IL cos phi। मेरे को बताइए क्या क्या है अपने पास, पावर है VL IL है, वो भी है, तो हम cos phi निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो cos phi क्या हो जाएगा, पावर यानी 100 किलो मतलब 10⁻³ डिवाइडेड बाय √3 1100 इंटू 80, तो ये हो गया 10⁵, डिनोमिनेटर में है √3 इंटू 1100 इंटू 80, ये आ गया हमको 0.656। तो हमने पावर फैक्टर तो निकाल लिया, ठीक है, कि पावर फैक्टर आ गया 656। अब हमारा काम है Z कैलकुलेट करना। तो अपने पास VL है तो हम उससे VPH निकाल सकते हैं, राइट। VPH इज VL बाय √3, ये स्टार के लिए है, डेल्टा के लिए नहीं। इन लोग ने स्टार बोला है क्या, हाँ आप देखो यहाँ पे स्टार बोला हो। सो ये है 1100
डिवाइड बाय √3, तो ये आ जाएगा 635.08 वोल्ट। तो ये फेज वोल्टेज हो गया। और ये IL यही क्या हो जाएगा, IPH हो जाएगा, क्योंकि स्टार कनेक्शन में हमने जस्ट देखा IPH इज इक्वल टू IL। तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, तो Z निकाल सकते हो। Z क्या हो जाएगा, V बाय I, यानी VPH बाय IPH। 635.08 डिवाइडेड बाय 80, 35.08 डिवाइडेड बाय 80, तो ये आ गया 7.9385 ओम। ठीक है, तो अब ZPH में हमारे पास क्या रहता है, √R² प्लस x² होगा, है ना। अब लीडिंग है तो हम इसको XC मान लेते हैं। अब जनरली कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बट दे आर लुकिंग फॉर करंट सर्किट कांस्टेंट, तो और डिटेल में तो हम जाने से रहे, डायरेक्टली XC इसको एज्यूम करके हम सॉल्व कर सकते हैं। या फिर इसको निकालने का दूसरा तरीका क्या है कि R क्या हो जाएगा, ZPH cos phi, और XC क्या हो जाएगा, ZPH sin phi। अगर आपके पास पावर ट्राइंगल है इस तरह का, इम्पिडेंस ट्राइंगल है इस तरह का, ये Z है तो ये R होगा और ये X होगा, और ये एंगल फाई है, तो cos क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उससे आप ये निकाल सकते हैं। और साइन क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ZPH हमको जो मिला आंसर इनटू cos फाई हमारे पास ऑलरेडी है 0.656, यानी हो गया ये 5.207 या 21 ओम लिख सकते हैं इसको हम लोग। और यहाँ पे साइन फाई भी करना पड़ेगा, तो हमने फाई निकाला था क्या, हमने फाई नहीं कैलकुलेट किया, तो फाई निकाल लेते पहला। कॉस इनवर्स 0.656, तो ये आ गया 49, तो फाई हमको मिल गया 49 डिग्री। तो अब हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 7.9385 इंटू साइन ऑफ फाई कितना निकाला हमने, 49, तो आ गया 5.99, या आप इसको 6 ओम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये XC है, XC का फॉर्मूला होता है 1/2πfc, राइट। तो यहाँ से आप कैपेसिटर कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टर तो हमने निकाल लिया, इन लोग ने सर्किट कांस्टेंट्स बोला है ना, तो R तो हमने निकाल लिया। अब C फाइंड करना है, तो C विल बी 2πf इंटू XC। सो F इज 50 बराबर, तो 50 इंटू 2 यानी 100 पाई इंटू XC हमको कितना मिला, अभी 6 मिला, तो ये हमको आ रहा है 5.3 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 530.5 माइक्रो फैराड। तो ये आ गया हमको कैपेसिटर का भी वैल्यू। कांस्टेंट्स हमने फाइंड कर लिए, पावर फैक्टर तो हमने पहले ही निकाल दिया। आई होप ये भी क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। A pure resistor, a choke coil and pure capacitor is connected in series। तो जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेते हैं। एक रेजिस्टर है, चोक कॉइल है, मतलब इसका रेजिस्टर भी होगा, इसका खुद का रेजिस्टर भी होगा एक, और इंडक्टर, और लास्ट में कैपेसिटर। ठीक है, सो ये R हो गया, ये स्मॉल r, ये XL, और C दिया हुआ है इन लोग ने 15.91 माइक्रोफैराड। They are connected in series across a voltage of supply V carries a current 0.25। अच्छा, करंट दे दिया 0.25 एम्पियर। The voltage across the choke coil is 40 वोल्ट, तो ये 40 वोल्ट है इधर। Voltage across capacitor is 50, okay। The voltage across resistor is 20। The voltage across combination of resistor and choke coil is 45। Calculate supply voltage। Supply voltage निकालने के लिए आपको करंट चाहिए और Z चाहिए, तो टोटल Z निकालने के लिए आपको सारे कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। चलो ठीक है, कर लेते फटाफट। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहाँ पे R आप कैलकुलेट कर सकते हो। R क्या आएगा, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर डिवाइडेड बाय करंट। तो वोल्टेज है 20 डिवाइडेड बाय 0.25 विच इज 1/4, है ना। तो ये हो जाएगा 80 ओम।
तो रेजिस्टर हमको मिल गया। चलो जल्दी से Z ऑफ कॉइल भी आप निकाल सकते हो। इम्पिडेंस ऑफ कॉइल क्या रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस कॉइल डिवाइडेड बाय करंट। अब ये करंट सेम है, सबके थ्रू जा रहा, तो वोल्टेज अक्रॉस कॉइल दिया है 40, ये भी 0.25 मतलब 1/4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 160 ओम। एंड XC भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। XC निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो XC विल बी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, यहाँ पे भी डिवाइड बाय करंट। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दिया है 50 और करंट इज वंस अगेन 0.25, 1/4 ऊपर 4 जाएगा मतलब ये हो जाएगा 200 ओम। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए XC का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 पाई FC है। तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ, सो F क्या हो जाएगा 1/2 पाई XC इंटू C। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई XC मतलब यहाँ पे है 200 और कैपेसिटेंस है 15.91 माइक्रोफैराड मतलब 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पे देख लेते फ्रीक्वेंसी कितना आता है, तो कैलसी से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 400 पाई इंटू 15.91 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये हमको 50.01 आ रहा है, या 50 हर्ट्ज भी लेके चल सकते। ओके, सो आफ्टर फ्रीक्वेंसी अब हमें सप्लाई वोल्टेज चाहिए, तो अब हम क्या करते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है इसको भी हम एक इम्पीडेंस मान लेते हैं। लेट अस सी ये Z1, तो Z1 के अक्रॉस वोल्टेज है 45 और उसके थ्रू करंट तो सेम ही रहेगा 0.25, तो 45/0.25 विच इज वंस अगेन 1/4 होता है और 4 ऊपर मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 180 ओम। Z1 का फॉर्मूला दूसरा क्या आ जाएगा, तो इट विल बी अंडर रूट रेजिस्टेंसेस एक साथ, यानी R प्लस स्मॉल r द होल स्क्वायर और XL द होल स्क्वायर। ठीक है, तो इम्पिडेंस इज ऑलवेज लाइक दिस, रेजिस्टेंसेस एक साथ में और रिएक्टेंसेस एक साथ में। तो XC भी अगर हम साथ में कंसिडर करते, जो हम टोटल वाले के लिए करेंगे, तो वहां पे वो XL माइनस XC होगा। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम दो इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ से इसको पहला स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, R प्लस R द होल स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू Z1 का स्क्वायर यानी 180 का स्क्वायर हो जाएगा। और Z ऑफ कॉइल हमारे पास है 160, तो Z ऑफ कॉइल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, Z ऑफ कॉइल क्या होगा, तो इट विल बी रूट ऑफ, सिर्फ ये कॉइल का बात कर रहा है ये वाला सेक्शन, तो इसमें सिर्फ हमारे पास रेजिस्टेंस में R है और रिएक्टेंस में XL। तो स्क्वायर लेने के बाद ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू Z ऑफ कॉइल विच इज 160 उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला इक्वेशन को हम अगर एक्सपांड करें तो ये क्या बन जाएगा, R स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल R स्मॉल r प्लस R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 180 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 160 का स्क्वायर। तो क्या बच गया हमारे पास, ध्यान से देखो, हमारे पास है R स्क्वायर प्लस 2R इंटू स्मॉल r, दिस इज इक्वल टू 180 का स्क्वायर तो था ही माइनस 160 का स्क्वायर आ जाएगा। इधर प्लस था, उस बाजू माइनस था। दूसरा ऐसा सम है, एक सम हमने ऑलरेडी ऐसा किया हुआ। कैपिटल R भी हमें पता है, कैपिटल R की वैल्यू है 80, तो 80 का स्क्वायर भी हम इस बाजू ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 2 इंटू 80 इज 160 R, तो 160 R इज 180 का स्क्वायर माइनस 160 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, और जो भी आएगा उसको हम 160 से डिवाइड कर देंगे तो हमें स्मॉल r मिल जाएगा। इसको कैल्शियम में कैलकुलेट कर लेते हैं, 180 का स्क्वायर माइनस 160 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर 400 आ रहा है, डिवाइड बाय 160 किया तो 5/2 मतलब ये हो गया 2.5 ओम।
और ये जो 2.5 है अगर मैं इधर पुट कर दूं तो एक्सएल क्या बनेगा, एक्सएल बनेगा अंडर रूट 160 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी 160 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर, द होल अंडर रूट है यहाँ पे। तो ये रूट ऑफ 160 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर, ऑलमोस्ट क्लोज नंबर आना चाहिए। हाँ, तो ये आ रहा है 159.98 ओम। तब इससे हमको एक्सेल मिल गया। अब आप क्या कर सकते हो, आप टोटल जेड निकाल सकते हो। जेड टोटल क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू ऑल दी रेजिस्टेंस। अब हम सारे कंसिडर करने वाले एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा r प्लस आर द होल स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। तो r प्लस आर मतलब कैपिटल R कितना है 80 प्लस 2.5 यानी 82.5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सी हमको मिला है 200, उसमें से 159.98 यानी 160 40.02 का स्क्वायर आ जाएगा। भले वो नेगेटिव रहे बट स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही आता है इवेंचुअली। सो इट विल बी रूट ऑफ 82.5 का स्क्वायर प्लस 40.02 का स्क्वायर। तो ये आ रहा है हमें 91.69 ओम। और वोल्टेज जो टोटल वोल्टेज रहेगा वो रहेगा I इंटू ZT, यानी इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से। सो ये आ रहा है 22.92 वोल्ट। तो हमें ओवरऑल वोल्टेज भी मिल गया। यहाँ पे क्या बच गया देख लेते हैं। तो हमने सप्लाई वोल्टेज निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, पावर इन चोक कॉइल चाहिए। अभी पावर जैसे हमने पहले ही बात किया था, पावर के लिए फॉर्मूला क्या है, I स्क्वायर इंटू आर। जब वो कॉइल का बात कर रहे हैं तो कॉइल में जो रेजिस्टेंस है हम सिर्फ वही कंसिडर करेंगे, क्योंकि पावर सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट एब्सॉर्ब करते, इंडक्टिव और कैपेसिटिव एलिमेंट एब्सॉर्ब नहीं करते। सो स्मॉल r की वैल्यू है 2.5, तो वो हम यहाँ पे ले लेंगे। सो करंट हमें दिया है 0.25 का स्क्वायर लेना पड़ेगा इनटू ये है 2.5। सो 0.25 का स्क्वायर इनटू 2.5, ये हो गया 0.15625 वॉट्स। आप 0.156 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। So it is 0.156 watts. I hope ये भी आपको क्लियर है। कुछ डाउट है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट न्यूमेरिकल पे। क्या दिया इन लोग, ध्यान से समझिए कि there is an impedance Z1 connected in series with two parallel impedances। Z1 में रेजिस्टेंस है 6 ओम का और इंडक्टर है 0.1 हेनरी का। तो मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ। तो Z1 में रेजिस्टर है और एक इंडक्टर है। रेजिस्टेंस कितने का है, 6 ओम का, और इंडक्टर है 0.01 हेनरी का। This is connected in series with two parallel impedances Z2. Z2 consists of 4 ohm resistor in series with inductor of 0.02। तो ये 4 ओम हो गया और ये हो गया 0.02 हेनरी। ये है Z2। और Z3 में we have resistance of 2 ohm एंड कैपेसिटर है लास्ट वाले में, कितने का है 200 माइक्रोफैराड। 200 माइक्रोफैराड। तो ये है Z3। अभी लोग ने क्या बोला है कि अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट। तो ये 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई हो गया। फाइंड द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, टोटल Z चाहिए हमको। सो टोटल Z क्या होगा, तो हमें दिख रहा है कि इन दोनों का पैरेलल
इसके साथ में सीरीज, यानी Z1 इन सीरीज विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ Z2 एंड Z3। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी Z1 प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, Z2 Z3 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट Z इज इन द फॉर्म ऑफ R एंड JXL, तो Z1 Z2 Z3 यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो ये L1 है, L2 है और ये कैपेसिटर है, तो हमको XL1 XL2 निकालना पड़ेगा। तो XL1 का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई एफ L1 2 पाई एफ L2 फॉर X2। सो ये हो गया 100 पाई इंटू 0.01 विच इज पाई ओनली, तो ये आ गया 3.141 या 3.14 ही ले लेते हैं इसको हम लोग, और ये खाली 2 है तो ये डबल आ जाएगा 6.28 ओम। कैपेसिटर का फॉर्मूला है 1/2 पाई एफ इंटू, हमको XC निकालना है तो ये C आ जाएगा 2 पाई एफ सी। सो 1/, सेम 100 पाई इंटू 200 माइक्रोफेराड है, 200 इंटू 10⁻⁻⁶, तो आ गया 15.915 या 15.91 ओम, इसको हम ले सकते हैं। ऐसा लिखना क्यों जरूरी है, अब आपका Z1 क्या हो गया, तो Z1 में देखो क्या है, R की वैल्यू 6 और इंडक्टर है क्या है वैल्यू 3.14, I या फिर J करके हम लिखेंगे क्योंकि ऐसा हमें कैल्शियम में डालना है। Z2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 6.28 J और Z3 क्या हो जाएगा 2, ये कैपेसिटर के लिए हम माइनस लेते -15.91, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलती मत करना, छोटा सा मिस्टेक है लोग कर देते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली कैल्सी में ही पुट कर देंगे, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना। तो Z1 इज 6 प्लस 3.14 J। अब इसको आपको सीरीज में चाहिए ऑफ रिमेनिंग 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो आ जाएगा 4 प्लस 6.28 J 2 माइनस 15.91 J डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6.28 J प्लस 2 माइनस 15.91 J। तो इसको कैल्सी में पुट कर देते हैं। वंस अगेन कॉम्प्लेक्स मोड में ही पुट करना है, ब्रैकेट्स रखेंगे ताकि कुछ कॉम्प्लेक्सिटी ना आ जाए, कुछ दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। 6 प्लस 3.14 J लिखने के लिए आप शिफ्ट दबा के ये ENG वाला बटन है उसको प्रेस करेंगे तो I आ जाएगा। 3.14 लिखने के बाद I लिखना है, ठीक है, पहले लिख दोगे तो एरर थ्रो कर देगा। प्लस अब ये रेशियो में क्या है, तो पहला है 4 प्लस 6.28 I and 2 minus 15.91 I divided by same thing आएगा 4 plus 6.28 I and 2 minus 15.91 I। तो ये आपको दे देंगे रिजल्टेंट वैल्यू। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में है, आंसर पोलर में आएगा तो पोलर में लिख देने का कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको Z मिल गया, टोटल Z मिल गया 17.278 एंगल 30.74 ओम्स। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया सॉल्व। आपको इतना टेंशन इसमें लेने का जरूरत नहीं, कैल्शियम में पुट कीजिए वो अपने आप सॉल्व करेगा, राइट। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, करंट ड्रॉन बाय द सर्किट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा V by Z, ओके। सो I will be equal to V by Z। V कितना दिया है 100, कुछ फेज नहीं है तो उसको हम 0 लेंगे और 17.278 एंगल 30.74। तो देखते हैं करंट कितना आता है।
ये कैलकुलेशन भी कॉम्प्लेक्स मोड में ही होना चाहिए। 100 एंगल 0 और 17.2878 एंगल 30.74, तो ये आ गया 5.787 एंगल -30.74। डेफिनेटली ये किस में रहेगा, एम्पियर में। तो ये आ गया हमको पोलर फॉर्म में। अब उन लोग ने क्या पूछा है, फाइंड इम्पिडेंस तो हो गया, करंट ड्रॉन भी हो गया, पावर एब्जॉर्ब बाय ऑल थ्री इम्पिडेंसेस एंड बाय कंप्लीट सर्किट। टोटल पावर यहाँ पे जब हम निकाल रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखो हम पूरे सर्किट का पावर निकाल रहे हैं, और एसी सर्किट में पावर का फॉर्मूला है VI cos phi। सिंगल फेज, थ्री फेज में तो इट इज √3 VI cos phi, राइट। सो वोल्टेज यहाँ पे जो है दैट इज 100, करंट यहाँ पे जो है 5.787 और cos phi, तो ये जो फेज डिफरेंस है वो यहाँ पे रहता है 30.74, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 30.74। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 578.7 इंटू cos ऑफ 30.74, ये आ गया हमें 497.39 वाट। तो ये हो गया टोटल पावर। अब निकाल लेते हैं पावर, जो लोग ने हर एक ब्रांच हर एक इंपिडेंस के लिए पूछा। तो पावर अब्सॉर्ब बाय फर्स्ट वाला जो इंपिडेंस है, तो ये इंपिडेंस में पावर इंडक्टर या कैपेसिटर कभी अब्सॉर्ब नहीं करता, ये हमने पहले भी बात किया हुआ। एक्टिव पावर खाली कौन अब्सॉर्ब करता है, रेजिस्टर। तो जब आप सिर्फ रेजिस्टर के लिए लिख रहे हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ पे करंट क्या रहेगा, तो जो टोटल करंट है वो पूरा यहाँ से जा रहा है, यानी ये आ जाएगा 5.787 का स्क्वायर इंटू R1। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 मतलब 6, तो ये हो जाएगा 5.787 का स्क्वायर इंटू 6, तो ये 200.93 आ रहा है। अब ये दोनों ब्रांच में क्या करंट है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। लेट अस से यहाँ पे जो करंट है वो IZ2 है और यहाँ पे IZ3 है। तो IZ2 निकालने के लिए हम करंट डिवाइडर रूल यूज करेंगे। ये ब्रांच का करंट जब चाहिए तो इट विल बी I इंटू दूसरा वाला ब्रांच का रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस। तो दूसरा वाला ब्रांच है Z3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा Z2 प्लस Z3। सिमिलरली जब आप करंट थ्रू Z3 निकालने जा रहे हो तो दो तरीके, एक तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि Z3 से चाहिए तो न्यूमरेटर में Z2 अपॉन Z2 प्लस Z3 आ जाएगा, या आप टोटल करंट में से ये वाला करंट माइनस कर लो, दोनों में से कोई भी चलेगा। बट ये इक्वेशन कैल्सी में ऑलरेडी होता है तो हम इससे कर लेंगे फटाफट। क्या बोल रहा हूं मैं, जरा रेशियो में लिख के तब समझते हैं। I अपने को आया है 5.787, ब्रैकेट्स डाल के सॉल्व करें नहीं तो एरर हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स मोड में ही होगा ये सॉल्व, -30.74 ब्रैकेट क्लोज। पहले Z3 ले लेते विच इज 2 - 15.91 I, 2 - 15.91 I प्लस दूसरा क्या है Z2, Z2 इज 4 + 6.28 I। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग को 8.178 एंगल -55.5 एम्पियर। और इसी में Z2 की जगह Z3 की जगह Z2 में पुट कर दूंगा ना इक्वेशन में, तो ये आ रहा है हम लोग को 3.797 एंगल 84.84 एम्पियर। अब आप ये दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला करंट मिल भी जाएगा, आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो अगर टाइम है तो। पहले पेपर कंप्लीट करना जरूरी है। तो अब पावर फाइंड कर लेते हैं कि Z2 कितना एब्जॉर्ब करेगा, तो इट विल बी इक्वल टू उसके थ्रू जो करंट जा रहा है उसका स्क्वायर इनटू उसका रेजिस्टेंस।
तो करंट है 8.178 का स्क्वायर इंटू R2 इज 4. सिमिलरली थर्ड वाला इम्पिडेंस का पावर विल बी थर्ड वाला इम्पिडेंस के थ्रू करंट का स्क्वायर इंटू उसका रेजिस्टेंस. तो ये आया 3.797 का स्क्वायर इंटू उसका रेजिस्टेंस है 2. सो ये आ गया 8.178 का स्क्वायर इंटू 4, 267.5 वॉट्स. और लास्ट में 3.797 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये आ गया 28.83 वॉट्स. तो आप देखोगे कि ये जो टोटल पावर है दिस विल बी एडिशन ऑफ दीज थ्री. हम चेक भी कर लेते हैं. 200.93 प्लस 267.5 प्लस 28.83, तो ये लगभग आ गया 497.26. तो वेरी क्लोज, राउंडिंग ऑफ में थोड़ा आगे पीछे हुआ रहेगा. सो आई होप आपको समझ में आ गया कि ये कैलकुलेशंस वगैरह कैसे करते हैं. स्टिल इफ देयर इज एनी क्वेरी डू लेट अस नो इन द कमेंट्स. प्लीज फॉलो द प्रोसेस. जैसा हमने सारा सॉल्व किया पूरा प्रोसेस फॉलो किया है. अगर डीसी सर्किट्स है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि मेथड क्या है सॉल्व करने का, क्या ध्यान में रखना चाहिए वहां पे. एसी सर्किट्स है तो फॉर्मूला बेस्ड ही है मेजॉरिटी, राइट. तो फॉर्मूलाज अगर आपको याद है कौन सा लेकिन किसका फॉर्मूला है वो भी याद होना चाहिए. एंड लास्टली हमने देखा कि कुछ मोटर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आए जिसमें बहुत सारी चीजें कॉमन होती है. बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है मोटर का कॉमन होता है, एसी मोटर हो चाहे डीसी मोटर हो, और उसको आप इजीली पढ़ लेंगे क्योंकि वो बड़े क्वेश्चन के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री आता है. तो अगर 20 मार्क के क्वेश्चन है तो 2 8 मार्क 7 मार्क का क्वेश्चन होगा और 5 मार्क का डीसी मोटर्स के ऊपर या एसी मोटर्स के ऊपर क्वेश्चन होगा. तो आपको वो भी आना चाहिए ताकि पूरे हम सॉल्व कर सके. अब लगभग हमने 2.5 घंटे में ट्राई किया है पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए. यस, मैंने पूरा थियरी लिखा नहीं है बट बाकी सारी चीजें तो हमने कंप्लीटली लिखा हुआ है. एंड माइंड यू कि ये मैंने पूरे 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको तो सिर्फ 4 करना है ना आउट ऑफ 6, राइट. तो प्रैक्टिस करें सॉल्व करने का. देयर इज नो अदर ऑप्शन कि आप बिना प्रैक्टिस किए बिना रिवाइज किए आप कर लेंगे अच्छे से सॉल्व. ऐसा हो ही नहीं सकता, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. सो प्लीज प्रैक्टिस. 2-3 पेपर आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे आराम से कैल्सी के साथ में. कैल्सी पे जितना आपका हाथ फ्रीली चलेगा उतना अच्छे से आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे. सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू ऑल. Once again, still if you have any query then let us know in the comment box. We'll try to help you out. That's it for today. Thank you very much.